Hello everyone. Today we discuss about the arenes and aromaticity. इसके अंतर्गत आज हम हकल नियम के अनुप्रयोग एरोमेटिक आयंस एप्लीकेशन ऑफ हकल्स रूल्स फॉर एरोमेटिक आयंस। हकल नियम के आधार पर हम कई ऐसे यौगिकों की एरोमेटिकता को दर्शा सकते हैं जिसमें कि बेंजीन वलय नहीं है। अर्थात इस नियम के आधार पर हम नॉन बेंजोनोइड संरचनाओं की एरोमेटिकता की व्याख्या कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हकल नियम के अनुसार कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जिनके अंतर्गत 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिकता दर्शाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। साइक्लोप्रोपीनियम धनायन। तो साइक्लोप्रोपीन मूलक में 3 पाई इलेक्ट्रॉन है और इनमें से 2 बंधी आणविक कक्षक में है जबकि एक विपरीत आणविक बंधी कक्षक में है। यदि यह संरचना पाई इलेक्ट्रॉन त्याग दे, एक पाई इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अतः हकल नियम का पालन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे जो बंधी आणविक कक्षक में युग्मित रूप में विद्यमान होंगे और यौगिक क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इस प्रकार बने हुए साइक्लोप्रोपीनियम धनायन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार 3 अनुनादी संरचनाओं के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। यहाँ प्लस चार्ज है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से इसका जो अनुनादी संरचना संकर है उसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एमओ सिद्धांत के आधार पर हम इस संरचना के स्थायित्व को इस प्रकार से समझा सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु का रिक्त पी कक्षक व 2 कार्बन परमाणुओं के अयुग्मित अथवा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले पी जेड कक्षक परस्पर ओवरलैपिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन वाला एक बंधी आणविक कक्षक बना लेते हैं। अतः साइक्लोप्रोपीन की तुलना में साइक्लोप्रोपीनाइल धनायन स्थायी होना चाहिए और ऐसा ही होता है क्योंकि साइक्लोप्रोपीनाइल लवण बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटेनियम लवण। तो साइक्लोब्यूटाडाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 बंधी आणविक कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन तथा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अबंधी आणविक कक्षक में विद्यमान रहते हैं। यह भी यदि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो हक्कल नियम अनुसार इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो दोनों ही युग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में बंधी आणविक कक्षक में होंगे। इस प्रकार साइक्लोब्यूटेनाइल द्विधनायन एक स्थायी आयन है व इसके कई लवण बनाए जा चुके हैं। टेट्राफेनिल साइक्लोब्यूटेनाइल फ्लोरोब्यूरेट को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका साइक्लोपेंटाडाइनाइड लवण। यह है साइक्लोपेंटाडाइनाइड लवण। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पांचों इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षकों में विद्यमान है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन 2 युग्मित जोड़ों के रूप में रहते हैं व 5वां एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में। अतः यदि एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले तो हकल नियम अनुसार इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये 6 इलेक्ट्रॉन बंधी आणविक कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों के रूप में रहेंगे। अतः इस प्रकार बने हुए साइक्लोपेंटाडाइनाइल ऋणायन में एरोमेटिक स्थायित्व आ जाएगा। पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रोपाइलियम लवण। ये क्या है? ट्रोपाइलियम लवण। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 7 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात 4n+3 जिसमें से 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन
3 बंधीय आणविक कक्षक में विद्यमान होते हैं, जबकि शेष 1 इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधीय आणविक कक्षक में उपस्थित रहता है। यदि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कौन सा नियम का पालन हो जाएगा, हक्कल नियम, अर्थात 4n+2 या 6 पाई इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में बंधीय आणविक कक्षकों में ही रहेंगे। इसी कारण इस प्रकार बना हुआ ट्रोपाइलियम धनायन एरोमेटिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ट्रोपाइलियम ब्रोमाइड को हम निम्न संरचना द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से साइक्लो ओक्टा टेट्राइन यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके पास हक्कल नियम अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n का मान कितना है, 2, और एरोमेटिक स्थायित्व को ये प्राप्त कर लेगा। डाई पोटेशियम साइक्लो ओक्टा डाइनाइड की संरचना को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त कई विषम चक्रीय यौगिक भी एरोमेटिकता दर्शाते हैं, जैसे कि पिरोल है, फ्यूरेन है, थायोफीन है, पिरीडीन है। तो पिरोल, फ्यूरेन एवं थायोफीन में 5 सदस्यों की वलय होती है। 2 द्विबंधों के 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ विषम परमाणु का एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय की एरोमेटिक सेटअप को पूर्ण करते हैं। जैसे पिरोल है, नाइट्रोजन पे भी इसमें एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसी प्रकार फ्यूरेन में ऑक्सीजन पे है और सल्फर में भी सल्फर परमाणु पे अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो कि इसके अंदर बंध बनाने में पार्टिसिपेट करता है। पिरीडीन में पेंजिन की भांति 6 सदस्यों की वलय होती है। इसमें विषम परमाणु के रूप में एक नाइट्रोजन परमाणु होता है, जिसका कि अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के बाहर होता है। अतः यह एरोमेटिक होने के साथ साथ क्षारीय गुण भी दर्शाता है। अब हम देखेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो समतलीय चक्रीय संरचना में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का बंध निकाय और असाधारण स्थायित्व के अतिरिक्त एरोमेटिक यौगिका का जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक प्रारूपिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। बेंजीन है, जब इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वाले से अटैच हो जाता है। ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की द्विअणुक अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि निम्न वेग समीकरण का पालन करती है। वेग इक्वल्स टू के किसकी कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट और इलेक्ट्रोफाइल। निम्न 3 प्रकार की क्रिया विधियां इस वेग समीकरण का अनुसरण करती हैं। बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप क्या होती है, स्लो, और क्या बना लेती है, ये वाला मध्यवर्ती, जो कि तीव्रता से हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर निष्कासन कर देता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, मंद गति से यहाँ भी क्रिया हो रही है और यहाँ पर मध्यवर्ती बनता है और तीव्र गति से NO2। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती हैं। तो क्रिया विधि में हम अगर देखें, जैसे यहाँ पर देखें कि जो नाइट्रोजन है यहाँ H+ आयन क्या हो जाएगा, तीव्रता से निकल रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, H आयन तीव्रता से निकल रहा है। लेकिन हम यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप यदि तीव्र हो रही है और सेकंड स्टेप क्या हो रही है, मंद हो रही है, तो इनमें क्या रहेगा अंतर वो हम देखें। तो क्रिया विधि जो फर्स्ट और थर्ड है में CH बंध का वेग निर्धारण पद में पद होता है, जबकि क्रिया विधि में CH बंध टूटता है जो तीव्र है और वेग निर्धारक नहीं है। कौन सी क्रिया विधि सही है, इसका निर्धारण हम किसके आधार पर करते हैं, समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोपिक इफेक्ट द्वारा। तो अभिक्रियाओं के अध्ययन में किसी क्रिया कारक में भारी समस्थानिक का उपयोग करके अभिक्रिया के वेग पर पड़ने वाले प्रभाव को हम समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। अतः यदि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में बेंजीन के स्थान पर ड्यूटेरियो बेंजीन लिया जाए तो अभिक्रिया में CH के स्थान पर CD बंध टूटेगा। यदि CH बंध वेग निर्धारक पद में टूट रहा होगा तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक प्रभाव।
बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में समस्थानिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि CH1 का टूटना वेग निर्धारक पद में नहीं होता, अर्थात इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से होनी चाहिए। ये बेंजीन है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये कौन सी स्टेप होती है? स्लो। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। इनमें किस प्रकार से अनुनाद होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। फिर यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। ये वाला बंद यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस चार्ज। तो इस प्रकार से इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जो किसके इक्विवेलेंट है? व्हीलैंड मध्यवर्ती के इक्विवेलेंट है। फिर तीव्र पद में यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल जाता है। तो सर्वप्रथम एक इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक वलय की तरफ आकर्षित होता है और उसके उपयुक्त कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाने का प्रयत्न करता है। इस प्रथम संक्रमण अवस्था या फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा उच्च होती है। जब इलेक्ट्रोफाइल का कार्बन परमाणु के साथ सिग्मा बंध बन जाता है तो थोड़ी ऊर्जा मुक्त होती है और कम ऊर्जा स्तर पर मध्यवर्ती बन जाता है। इस मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट को कई नामों से हम पुकारते हैं, जैसे कि व्हीलैंड मध्यवर्ती, सिग्मा संकुल और एरिनियम आयन। व्हीलैंड मध्यवर्ती का बनना मंद गति से होता है, अर्थात यह वेग निर्धारण पद होता है। मध्यवर्ती यौगिक का अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण होता है। व्हीलैंड मध्यवर्ती यौगिक का एक प्रोटॉन खोकर प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। यह प्रक्रिया फिर एक द्वितीय संक्रमण अवस्था के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें कि मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलने की प्रक्रिया होती है। प्रोटॉन या किसी अन्य इलेक्ट्रोफाइल की रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन अब्र के साथ शिथिल संगुणन से पाई संकुल बनते हैं। जैसे HCl है तो इसके साथ ये क्या बना रहा है? पाई संकुल। अतः कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सर्वप्रथम इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई अभ्र के साथ एक दुर्बल अन्योन क्रिया करता है और एक पाई संकुल बनाता है। यह पाई संकुल दाताग्राही प्रकार का संकुल होता है, जिसमें कि बेंजीन दाता और इलेक्ट्रोफाइल ग्राही होता है। पाई संकुल निर्माण के उपरांत इलेक्ट्रोफाइल रिंग में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म पृथक करके रिंग के किसी भी कार्बन के साथ क्या बना लेता है? सहसंयोजक बंध बनाता है और सिग्मा संकुल का निर्माण करता है। यह सिग्मा संकुल फिर प्रोटॉन त्यागता है, जो कि सबस्ट्रेट से पृथक होने से पहले ही पाई संकुल बना लेता है। अतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की संपूर्ण क्रियाविधि निम्न पदों के अनुसार होती है। बेंजीन वलय है, इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है और पाई इसके साथ H आयन इसके साथ पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है और लास्ट में हाइड्रोजन आयन इसमें से निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया या मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। तो किसी एरोमेटिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर नाइट्रो समूह का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट होना ही क्या कहलाता है? नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण सामान्यतः नाइट्रीकारक मिश्रण के साथ करवाया जाता है, जो सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 का मिश्रण होता है। कुछ सक्रिय एरोमेटिक यौगिक जैसे फिनोल, एमीन आदि का नाइट्रीकरण केवल सांद्र HNO3 तथा कभी कभी तनु HNO3 के साथ संपन्न हो जाता है। इसके विपरीत कुछ निष्क्रिय या डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक यौगिक जैसे कि मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण सधूम या फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल के साथ ही संपन्न हो पाता है। नाइट्रीकरण की अभिक्रिया की गति एरोमेटिक यौगिक व नाइट्रीकारक एजेंट की सांद्रता पर निर्भर करती है और इसका गति समीकरण क्या होगा? रेट इज इक्वल टू KARH NO2 प्लस। यहाँ पर जो वलय है बेंजीन उस पे और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है।
अतः अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार होनी चाहिए कि जिसमें कि एरोमेटिक यौगिक के अणु पर नाइट्रीकरण कारण का आक्रमण मंद एवं वेग निर्धारण पद में हो रहा हो। एरोमेटिक अणु पर आक्रमण एक नाइट्रिक कारक NO2+ द्वारा होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। अतः सबसे पहले इसका निर्माण होता है। यदि अभिक्रिया के लिए नाइट्रीकरण मिश्रण लिया जाता है, HNO3 व H2SO4 अणुओं की परस्पर क्रिया से निम्न प्रकार से नाइट्रोनियम आयन बनते हैं। ये HNO3, H2SO4 और H2 आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रोनियम आयन। किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर H2O तो यहाँ से एक HNO2 और यहाँ से निकल के यहाँ अटैच हो जाता है और एक यहाँ पर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा हमें, नाइट्रोनियम आयन। तो इस प्रकार बने हुए नाइट्रोनियम आयन एरोमेटिक वलय के साथ संयुक्त होकर व्हीलैंड मध्यवर्ती बनाते हैं, जो कि एक प्रोटॉन त्याग कर नाइट्रो प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिक का निर्माण करते हैं। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन निम्न प्रकार से बनता है। बेंजीन है, नाइट्रोनियम आयन इस पर अटैक करेगा स्लो स्टेप में। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ आंशिक रूप से बंध बनता है। फिर क्या बनता है, व्हीलैंड मध्यवर्ती, जिसमें कि इससे बंध बना लेता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन निकलता होगा और लास्ट में तीव्र गति से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगी हमें, नाइट्रोबेंजीन। जब सांद्र HNO3 में नाइट्रीकरण करवाया जाता है तो निम्न प्रकार से नाइट्रोनियम आयनों का निर्माण होता है। 2HONO2 प्लस HONO2 प्लस H2। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पर, 2NO3 माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा, H आयन अटैच हो जाएगा और एक H इसके साथ। फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और H2 निकल जाएगा और NO2 प्लस यहाँ पर बनता है। तो जब नाइट्रीकरण तनु अम्ल के साथ करवाया जाता है तो वस्तुतः पहले क्या होता है, नाइट्रोसोनीकरण होता है और इस प्रकार बने हुए नाइट्रोसो यौगिक का बाद में ऑक्सीकरण होकर नाइट्रो यौगिक बनता है। नाइट्रोसोनीकरण के लिए नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रस अम्ल की थोड़ी सी मात्रा निम्न प्रकार से नाइट्रोसोनियम आयन बनाती है, जो एरोमेटिक यौगिक पर इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। जैसे फिनोल के नाइट्रीकरण को हम निम्न प्रकार से करवाते हैं। 2HNO3 प्लस नाइट्रस अम्ल HNO2 और H2O आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, 2NO3 माइनस निकल जाएगा। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक H और H3O प्लस। फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, नाइट्रोसोनियम आयन। तो फिनोल है, नाइट्रोसोआनियम यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से H आयन निकलेगा, NO जुड़ जाएगा और फिर HNO3 से क्रिया करके क्या बनाएगा, पैरानाइट्रोफिनोल। तो अभिक्रिया में बना हुआ नाइट्रस अम्ल पुनः नाइट्रोसोनियम आयन उत्पन्न करेगा और इस प्रकार अम्ल में उपस्थित नाइट्रस अम्ल की बहुत अल्प मात्रा से अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद अभिक्रिया चलती रहती है। थैंक यू।